हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बीसीएस मेंस के एसे से संबंधित क्या हमें अप्रोच लेना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होता है, अगर हमने अभी तक कभी ऐसे नहीं लिखा है स्कूल के बाद तो हमें कैसे उसको लिखना है, राइट। तो डिटेल से चर्चा करेंगे एंड डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, यूपीएससी और यूपी बीसीएस दोनों ही एग्जाम्स में जो एसेस पूछे जाते हैं उनका डिफरेंट तरीका होता है पूछने का, राइट। यूबीपीसीएस में फैक्चुअल कैटेगरी के एसेस ज्यादा होते हैं और फिलोसॉफिकल वाली चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर जनरलाइज्ड जो आप जीएस में टर्म्स पढ़ेंगे उससे संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उसका आपको सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए, right? तो एक बार देख लेते हैं कितने एसेस पूछे जाते हैं। तो एसे का पेपर यूपीपीसीएस में होता है 150 का, ठीक है, 150 मार्क्स का। 50-50 के आपको 50-50 मार्क्स के 3 एसेज लिखने होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए, बी और सी। तो आपको मिलते हैं 9 एसे, आपको लिखने होते हैं 3। प्रत्येक सेक्शन से आपको एक एसे चूज करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चूज करें। तो जो पहला सेक्शन ए होता है उसमें क्या क्या होता है, लिटरेचर और कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, इनसे पूछे जाता है। सेक्शन बी में आता है साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये होता है सेक्शन बी। और सेक्शन सी क्या होता है हमारा, इसमें होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डिल्यूज, ड्रॉट, ठीक है। तो बाढ़, सूखा, ये सब चीजें आती हैं। तीसरा आता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। तो ये 3 हमारी कैटेगरीज हो गई, ये 3 सेक्शंस हो गए जिसमें कुछ कुछ ऐसे हिसाब से पूछे जाएंगे, राइट। अब जब आप यूपीएससी का अगर आप दे रहे हैं और यूपीपीसीएस को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें कंफ्यूजिंग लगती है कि वहां पर तो फिलोसॉफिकल पूछा जाता है, यहाँ पर वैसा नहीं पूछा जाता है। तो आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसे को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखें। दूसरी चीज हमें क्या करना है, दूसरी चीज हमें ये करनी है कि हम एक ऐसे लिखें, ठीक है। क्योंकि कई बार हमको ये नहीं समझ में आता कि हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि बाकी जीएस के पेपर्स हम इंग्लिश में लिखें और ऐसे हिंदी में लिखें। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि एक बार लिख कर देखो, देन डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। पहले हवा में बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम हिंदी में भी लिखेंगे तो उसमें कई सारी मात्राएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद हम भूल चुके होते हैं या हम नहीं ध्यान देते हैं। लिख कर देखिए, अगर आप लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल हिंदी चूज कर सकते हैं, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे को लिखते वक्त उसका फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब इसी फ्रेमवर्क पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, राइट। एंड आगे आने वाले दिनों में जो भी ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे गए हैं और जो भी प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर करूंगी। तो फिलहाल आज फ्रेमवर्क पर डिस्कशन करेंगे डिटेल से, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, ऐसे लिखने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब 3 ऐसे लिखने होते हैं, आपको मिलते हैं 3 घंटे। 1 घंटा एक ऐसे को देना है, जिसमें से 10 से 15 मिनट आपको देना है एक फ्रेमवर्क को, कि आप रफ पेजेस पीछे मिलते हैं वहां पर एक फ्रेमवर्क बना लें, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ये बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। आपने जीएस की आंसर राइटिंग की है, वरना आपने सुनी जरूर होगी अगर आप नए हैं तो। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, यही तीनों चीजें हमारी एसे में भी फॉलो होंगी, ठीक है। हमें अब अपने एसे को ऐसा बनाना है कि हम सारी चीजों को वहां पर कवर करते हुए चले। हमारा एसे जो है वो एक होलिस्टिक लगे, ऐसा ना लगे कि इन्होंने ये वाला एस्पेक्ट तो टच ही नहीं किया, राइट। तो सारी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में 2-3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर हमारा पूरा ऐसे पढ़े, लेकिन ये है कि वो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं या फिर वो कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग ऐसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंट्रोडक्शन का इंटरेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2-4 तरीके हैं जिससे आप अपने ऐसे को शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं एक कोटेशन, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी के साथ, शॉर्ट स्टोरी एनेक्डोट की आप कोई कहानी छोटी सी बनाकर वैसे कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट्स के साथ, जो इतना सारा डेटा और रिपोर्ट्स आप जीएस में पढ़ेंगे उसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। या फिर आप अगर ऐसा टॉपिक है कुछ सोशल, तो आप वहां पर एक क्वेश्चन पूछने से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3-4 तरीके जब आप अप्लाई करेंगे तब आप
एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी वाले शॉर्ट स्टोरीज और एनेक्डोट्स बहुत लिखते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में अगर आपको 3 ऐसे लिखने हैं तो सब में अलग अलग वेराइटी लेकर आइएगा। यूपी पीसीएस में जैसे मैंने एक बार मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा लिखा है एक बार ऐसे, एंड उसमें मैंने ये गलत कर दिया था कि मैंने तीनों में ही कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज के साथ लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको वैरायटी चाहिए, तो जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो अगली बार मैंने एक में कोड लिखा, एक में ये लिखा, अलग अलग चीजें करने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये इनको मार्क्स इन्होंने ठीक दिए। राइट, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर चीज में वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही ढर्रे पर नहीं चलना है कि सबको शॉर्ट स्टोरी से शुरू कर। शॉर्ट स्टोरी शुड बी शॉर्ट, ऐसा ना हो कि आपका पहला पेज पूरी शॉर्ट स्टोरी से ही चला गया। ठीक है, तो उसको इंटरेस्टिंग और उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसके फ्रेमवर्क पर बात कर रहे हैं, तो उसी पर बात करते हैं, वरना शॉर्ट स्टोरीज में क्या चीजें कहां से उठाई जा सकती है उसके पर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। राइट, फिर आता है जब हमने कोटेशन से या फिर एक शॉर्ट स्टोरी से, रिपोर्ट से, क्वेश्चन से शुरू कर दिया अपना लिखना, उसके बाद आता है बॉडी वाला पार्ट। अब जीएस के आंसर्स अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एक चीज सुनी होगी आपने, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को अपने आंसर में लेकर आना है। ठीक है, शुरुआत में बॉडी के हम उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं कि कैसे कि कोई भी टॉपिक है, मान लो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, तो वो कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री मेन बॉडी में बता सकते हैं, या फिर वो टर्म क्या है, ठीक है, उससे शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, और इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, आर्थिक, तकनीकी, एनवायरमेंट, लीगल, ग्लोबल कनेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो पेस्टल टेक्निक है, ठीक है, इसको आप अपना सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि नहीं, इससे संबंधित हम थोड़ी से और एस्पेक्ट्स को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल के अंतर्गत इनोवेशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपने डायमेंशंस जहां से भी पढ़े हैं, एक पेस्टल एक बहुत ही कॉमन है, तो इसको मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। राइट, ग्लोबल कनेक्शन आपको एक अपने ऐसे में जरूर दिखाना है, ताकि लगे कि आपने चीजों को समझा है सही से। ऐसा ना हो कि आप इंडिया के एस्पेक्ट में पूछा गया है और इंडिया से ही एंड कर, उसको एशिया से कनेक्ट कीजिए, उसको वर्ल्ड से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करेंगी कि आपका ऐसे कैसा पूछा गया है, टॉपिक क्या है। हर चीज में नहीं फिट होगी, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आपने सारे डायमेंशन उसके कवर कर दिए, फिर आप उसके अंत में चैलेंजेस, कि इसमें कुछ सुझाव, वो कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, उसको भी जरूर मेंशन करें। जीएस का जो भी आपका ज्ञान है वो आपको यहाँ पर यूज करना है, लेकिन ऐसे आप यूज नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप लिखें। देन मेन बॉडी में 2-3 पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि यहाँ पर भी हमको रिपोर्ट्स और डेटा को कोट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारी मेन बॉडी कुछ खाली रह जाए। तो इसकी सजावट कैसे होगी, इसकी सजावट होगी रिपोर्ट्स और डेटा के साथ। यहाँ पर भी आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं स्टेटमेंट, फिर उसी में अपने फ्लुएंसी बनाने के लिए उसी को आंसर करते हुए आगे ऐसे को बढ़ा सकते हैं। कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो आपने 7 पेजेस का ऐसे लिखा, ठीक है, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 कोटेशंस तो हो ही। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कीजिए, इसके अलावा आप डेटा लिखिए। ठीक है, किसी भी चीज की हमें एक्सट्रीम नहीं करना है कि आप एक ही पेज में 4-4 कोटेशंस लिखते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है। हर चीज का बैलेंस बनाकर कि हर पेज हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट और सुंदर लगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। देन फिर आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी हम यहाँ पर भी कोट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा कोट एक लिखा जा सकता है सोल्यूशन के साथ। चैलेंजेस बताए हैं तो किसी भी चीज का हमें सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा कि इस तरीके से किया जा सकता है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए, ये नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हैं, एक वे फॉरवर्ड बताया जा सकता है, लेकिन बहुत ही जनरल ना हो। कुछ अच्छे शब्दों के साथ गांधी जी को कोट कीजिए। ठीक है, गांधी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी हमें बहुत सारी कोटेशंस लर्न कर लेंगे, ताकि कहीं पर भी वो फिट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हमको समझ में आ गया कि जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें उसके इंट्रोडक्शन के लिए इस तरीके से सोचना होगा, बॉडी के लिए हमको इस तरीके से सोचना होगा कि उस टॉपिक पर क्या चीजें फिट हो रही। ठीक है, उसके बाद हमको कंक्लूजन के लिए एक सोल्यूशन वे फॉरवर्ड के साथ चीजों को सोचना होगा। फ्रेमवर्क में जब हम बना रहे होंगे रफ में, तो ये वाली चीजें तो हम करेंगे, साथ में जो भी आपको कोटेशंस याद है
उनको वहां पर लिख लीजिए, वरना कई बार लिखते लिखते हम भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। तो लिख लो कि भाई जब सोशल वाला पॉइंट लिखेंगे तो ये वाली कोटेशन हम मेंशन यहाँ पर करेंगे, ये वाला जब टेक्नोलॉजिकल पॉइंट लिखेंगे तो ये वाली रिपोर्ट हम मेंशन करेंगे। तो फ्रेमवर्क के जो 10-15 मिनट है ना, उसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाकर सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन कर लेना है, क्योंकि ऐसे को लिखते लिखते कई बार हम खो जाते हैं और सारी चीजें हमारी मिक्सअप हो जाती हैं और हम भूलने लगते हैं। वो चीजें हमको भूलनी नहीं है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पर लिख लेंगे अपने फ्रेमवर्क में, तो आप ऐसे में जरूर उसको मेंशन करेंगे, राइट? तो एक होलिस्टिक और कंप्लीट ऐसे तभी हो पाएगा जब हम कोटेशंस, रिपोर्ट्स, डेटा, सारे डायमेंशंस, ठीक है, सारी चीजों को मेंशन करें। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद अब कई बार हमें पता है कि पैराग्राफ में लिखना होता है, छोटे पैराग्राफ में लिखना है। एक पेज में मानकर चलो कि 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे, ठीक है? 3 से 4 भी हो सकते हैं कई बार। तो आप पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता कि उनको कनेक्ट कैसे करें, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा, सोशल के बाद इकोनॉमिकल डायमेंशन एकदम से कैसे ले आए। तो कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे देयरफॉर, परहैप्स, इन एडिशन टू, मोरओवर, नेवरदलेस, सिमिलरली, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको हिंदी में भी बता देती हूँ। इसमें हो सकता है यद्यपि, ठीक है, और हालांकि, ठीक है। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं इसके अतिरिक्त, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमें आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे और आपने काफी टाइम से नहीं लिखा होगा तो आपको याद ही नहीं आएंगे कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। इनिशियली जब मैंने एग्जाम दिया था मेंस का, तब मैंने ऐसे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मैंने ऐसे के लिए उतनी चीजें प्रिपेयर नहीं करी, बट देन आई रियलाइज कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको 90+ आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल पैराग्राफ्स को जरूर ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हम वो भूल जाएं। प्रेजेंटेशन पर हमको अच्छे से वर्क करना, ऐसा ना हो अपने कंटेंट तो बहुत अच्छा लिखा हो लेकिन उसको ऐसे खराब हैंडराइटिंग में किच पिच करके लिखा हो कि मार्क्स ही ना मिले। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेंस में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हैं जो अपना काम साफ सुथरा अच्छे से दिखने वाला काम करते हैं, ठीक है। भले ही हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना हो लेकिन दिखने में सुंदर काम कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दे जाता है। तो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जरूर वर्क कीजिए, ठीक है। चीजों को हाईलाइट करते रहिए, कोट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमास वाली चीजों को यूज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, वरना ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसी से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान रखनी है ऐसे राइटिंग में। अब इसके अलावा जब आपको ये पता चल गया, आपको बेसिक पता चल गया, तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी टॉपिक उठाना है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई ये चीजें होती हैं जो हमको नहीं समझ में आ रही, ठीक है। सिर्फ सोचते रहोगे इसी को सुनकर और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप वो गैप को फिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक उठाइए, फॉर एग्जाम्पल महिलाओं से संबंधित कई बार ऐसे पूछा गया है, ठीक है, तो उसको उठाइए और उससे संबंधित एटलीस्ट 8-10 कोट्स रेडी रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर का कोई टॉपिक जो महिलाओं से संबंधित हो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अच्छा ये वाला कोट यहाँ पर यूज किया जा सकता है। हर कोटेशन महिला से संबंधित हर जगह नहीं यूज हो पाएगा, तभी आपको थोड़े से ज्यादा लर्न करने पड़ेंगे कि हाँ भाई अगर आएगा तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ प्रिपेयर कर रखिए कि अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से एक फ्रेमवर्क आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होना चाहिए, उसी को घुमा फिरा कर आप वहां पर यूज करें। ऐसा ना हो कि वहां पर आप जा रहे हैं और वहां पर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये वाली चीज हो सकती थी, ये वैसे हो सकता था। आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है और वहां पर आवश्यकता अनुसार उसको मोल्ड कर कर प्रयोग में लाना है, ठीक है। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।